20-30 लाख रुपए बच भी सकते हैं और पीआर भी मिल सकती है। कैसे? और वो अपनी वेल क्वालिफाइड गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप कनाडा आ रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। 20 लाख का लोन HDFC क्रेडेला की तरफ से, वो भी बिना कोलेटरल। हर दिन इसका फोन आ रहा है मेरे पास कि यार बता तो सही कनाडा कैसा है, मैं आऊं या ना आऊं। तो इसने मुझे एक जेन्युइन सिचुएशन सामने रखी जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर कैप्शंस होते हैं कि व्हाई पीपल आर लिविंग कनाडा, व्हाई कनाडा इज नॉट गुड फॉर सम पीपल। और उसके अलावा आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग कनाडा आए भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलमोस्ट कनाडा आ रहे थे बट लास्ट मोमेंट पे उनका कैंसिल हुआ। और उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में आता ही आता है कि क्या हमें अपनी वेल सेटल्ड लाइफ इंडिया के अंदर छोड़ के कनाडा आने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं मेरी बड़ी सिस्टर के साथ, क्योंकि इंडिया आया हुआ हूं मैं। तो मिली है भाई डॉक्टर परविंदर कौर से। तो भाई मैंने जब पुरानी वीडियो के अंदर लोगों को बताया था ना कि मेरी कजन सिस्टर्स तो सारी घूम रही है कनाडा के अंदर, बट मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनको मैंने आने से रोक दिया था। तो भाई कमेंट सेक्शन भर दिया था लोगों ने कि खुद तो आ गया और उसको मना करवा दिया। तो आज अपने उसी चीज के बारे में सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कनाडा आने का डिसीजन लिया क्यों। सबसे पहले मेरा जो एम था कनाडा आने का वो शुरू से था, बचपन से, अभी से नहीं। बचपन से लोग जब कहते हैं किसी पंडित ने या किसी और ने कि हाँ भाई आपकी बेटी कनाडा जाएगी, तो तब से मेरे माइंड में था बट कभी मौका नहीं मिला। फिर जब मैंने देखा कि सब बच्चे हमारे आसपास की जनरेशन के और सब जाने लग रहे हैं, चाचा ताए वाले सारे सब, हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है, हम भी कर सकते हैं जाने का। फिर से मैंने एक बार दिमाग में रीओपन की फाइल। रीओपन करने के बाद मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम हैरी ने भी स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस। हैरी का प्रोसेस मैंने ही स्टार्ट करवाया था कि यू मस्ट गो, आप तेरे को जाना चाहिए यहाँ से कनाडा। उसके बाद हाँ, और उसके बाद मैंने जाके तेरा भी कैंसिल करा दिया। तो उसके बाद ये था दिमाग में, मेरी डॉटर है उस टाइम ऑलमोस्ट 3 इयर्स की थी, तो मुझे लगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड था, मैं दिल्ली में रह रही थी, बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी का था एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन बड़ा बेकार था, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे, एवरी दिवाली ये सब प्रॉब्लम्स होती थी। तो देन मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे को भी फ्रेश एयर चाहिए। एग्जैक्टली, और थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे जो ऐसे लोग भी हैं जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, जिनके बच्चे हैं, सब फाइल लगा रहे हैं एंड दे आर गोइंग। तो मुझे पॉजिटिविटी मिली कि ठीक है, हम भी एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। देन आई स्टार्टेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट की, कैसे मैं फाइल लगा सकती हूँ, बच्चे के साथ जाना मेरे को पॉसिबल है नहीं है, और वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सब चीजें पता चली। देन तो वो सारा कुछ चल रहा था। उसके बाद फिर एक दिन बैठे बैठे मेरा शायद वीजा आ गया था उस टाइम तक, पर कोविड के अंदर मेरा फंसा हुआ था, फ्लाइट्स वगैरह वाले सीन चल रहे थे। बट उस टाइम पे फिर ये था कि ये कहते कि अब मैं भी आइल्स भर रही हूँ, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। तो मैं तो पहले तो खुश हो रहा था, भाई रोटियों का जुगाड़ हो जाएगा बढ़िया। तो फिर उसके बाद आइल्स भरी थी। आइल्स का मुझे बहुत प्रेशर में, पहले तो मैंने इसके साथ, मैं वीडियो कॉल पे थी, इसने वीडियो कॉल पे ही मुझे बोला कि लेट्स डू इट, तेरे को आइल्स का फॉर्म भरना ही है, अभी भर दे। अभी भरने के बाद क्या है कि फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले तेरे को डेट ले लेनी है, अपॉइंटमेंट ले लेनी है उसके लिए, एग्जाम के लिए। तो वीडियो कॉल पे ये था एक साइड, दूसरी साइड मैंने अपने आईपैड पे आइल्स का एग्जाम बुक कर दिया। बुक किया, 2 महीने बाद की डेट मिल गई, पर मेरी प्रिपरेशन ना चालू हुई ना शुरू हुई। उसके बाद मैंने क्या किया कि लेटर ऑन पोस्टपोन करती गई, उसको तैयारी नहीं हो रही थी। इधर डेट मैंने उनको बोला कि मुझे पोस्टपोन, मैंने कम से कम 6 महीने कम से कम मैंने इसको डिले किया। जुलाई से मैंने दिसंबर तक पोस्टपोन किया, दिसंबर में एग्जाम दिया बिना तैयारी के। मैंने बोला छोड़ो, अब मुझे एग्जाम दे ही देना है, आर या पार, नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया। बढ़िया रह रहे हैं दिल्ली में, क्या है? हाँ सब ठीक, घर है, नौकरी है, सब कुछ है। फिर जब एग्जाम आया, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। एग्जाम दे करके जब मैं निकली हूँ तो मैं लिटरली बोला मेरा दिन बिल्कुल बर्बाद था, आइल्स का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। जब रिजल्ट आया, देन आई गॉट 6.6 बैंड ओवरऑल। किसी में भी 6 से कम नहीं थे। तो उसके बाद होता क्या है कि फिर चलो आइल्स वगैरह होगी, तो मैं अपना जो कॉलेज था ना वो कॉनेस्टोगा लेके गया था किशनर के अंदर, और मेरा जो कोर्स था वो था हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारी जो ग्रेजुएशन थी वो भी सेम ही थी। तो मेरी उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी
इंडिया के अंदर ही था मैं। बट मैंने उससे पहले बहुत ट्राई किया कि मुझे कॉनेस्टोगा नहीं, मैंने बहुत रिसर्च की थी एक्चुअली कॉलेजेस की, क्योंकि ये एक सिर्फ ऐसा नहीं था कि भेड़ चाल वाली सीन नहीं था कि कोई कहाँ जा रहा है तो मुझे भी वहीं जाना है। मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे लिए वहाँ पे क्या ऑप्शंस अच्छा है। सबसे पहले मैंने चूज किया था लैम्पटन कॉलेज कि जहाँ पे मुझे कोऑप मिलेगा 4th सेमेस्टर में। मैंने बहुत ट्राई किया लैम्पटन का, बट सीट्स फुल हो गई थी। फिर लास्ट में मुझे ऑप्शन मिला कि ठीक है कॉनेस्टोगा ही चलते हैं, एटलीस्ट हैरी वहाँ है। मैंने कॉनेस्टोगा का ऑफर लेटर मंगवाया एंड देन प्रोसीड किया। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज फिर, और ये ना बच्चे भी बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भाई फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें। अब कॉलेज की जो फी होती है उसको भरना स्टार्टिंग के अंदर अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो मैडम ने अपना जो सारा लोन है HDFC से फाइनेंस करवाया था, और पूरा एजुकेशन लोन लेने के बाद अपनी फीस भरने के बाद मैडम ने फिर अपनी फाइल लॉन्च करी थी। तो अगर किसी को भाई लोन से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपने पूरी एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर भी बना देंगे कि क्या सारा प्रोसेस रहा था। बट अब अपने स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिस्टम ये बैठा, फाइल वगैरह लगा दी, वीजा का वेट कर रहे हैं। मैं कनाडा बैठा हूँ आराम से, हर दिन इसका फोन आ रहा है मेरे पास कि यार बता तो सही कनाडा कैसा है, मैं आऊं या ना आऊं। मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये वहां पहुंच गया था। एक्चुअली बहुत लोगों से सुन चुकी थी, कोई कहता था पॉजिटिव बहुत अच्छा है, कोई कहता था शिफ्टें लगाने पड़ेंगी, यहाँ इंडिया से भी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप सेटल होगे। तो दोनों मिक्स रिव्यूज मेरे पास थे। अब हमारा जो डिस्कशन था ना वो आपको बताता हूँ। अब जैसे वही चीज आ गई जो मेन चीज अपने बात करना चाह रहे हैं कि वेल सेटल्ड लाइफ थी इनकी, ठीक है ऑलरेडी दिल्ली के अंदर। सो हमने 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करी कि अगर ये स्टडी परमिट पे वहां पे आती है तो 2 साल किस तरीके से इसको रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर बात करी कि वर्क वीजा पे आने के बाद क्या सारी लाइफ रहने वाली है, और उसके बाद जो वर्क एंड लाइफ का जो बैलेंस है वो किस तरीके का है, और उसके बाद सबसे लास्ट में कि फैमिली और जो सोशल सर्कल है, एक अपने कहते हैं ना कि वहाँ पे अकेलापन सा है, फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने कंसिडर करी। डिस्कशन ये भी हुआ था हमारा कि इसने मुझे बोला कि तू अब उस जोन से बाहर है, स्टडी के जोन से, जो मैंने एजुकेशन कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं कम से कम 5 साल से ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी जॉब में बिल्कुल फिक्स हूँ, सेटल्ड जॉब है, कुछ नहीं मुझे दिमाग लगाना एक्स्ट्रा। अब मुझे वहां पे जाते ही वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा विद एजुकेशन, मुझे पढ़ना भी पड़ेगा और 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड असाइनमेंट्स तूने मुझे बताया था कि असाइनमेंट्स इतने होते हैं कि आपको डेडलाइन होती है, असाइनमेंट करनी पड़ेगी और फिर इधर वर्क भी करना पड़ेगा, दोनों चीजें हैं, बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसने मुझे एक जेन्युइन सिचुएशन सामने रखी जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। तो यही चीज मैंने पुरानी वीडियो के अंदर भी बोली थी कि कनाडा आना किसी बंदे के लिए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, और हो सकता है कोई बंदा कनाडा आए और बोले कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरी फाइनेंशियली बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, मेरे को वापस तो जाना ही जाना है बट मैं इतना नुकसान करवा के और जा रहा हूँ। सो पिछले कुछ सालों के अंदर ना यही सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले तरीके के लोग जो कि खुद को फाइनेंशियली अप करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गरीबी देखी है जिन्होंने इंडिया के अंदर, वो वहां पे आके ना अपना अच्छा फाइनेंस काम तो बता चुका है तीनों पॉइंट। हाँ कि अच्छा काम सेट करके वो रह सकते हैं। दूसरे बंदे जिनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको ऑलरेडी ऑफर्स मिल रहे हैं वहां से अच्छी जॉब के, तो वो भी कनाडा आके अपनी बढ़िया लाइफ सेट कर लेते हैं। बट ये जो बीच वाले लोग हैं ना कि बढ़िया जो मिडिल क्लास फैमिली से बचपन से रह भी रहे हैं और देख देख के लोगों को ले भी कनाडा चलते हैं, वहां पे तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। सो विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी बैकअप अगर आप आ रहे हो, ऑलरेडी आपको कुछ चीजों की आदत है, एक लेविश लाइफस्टाइल की, बढ़िया आपको रहना सहना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, वेल क्वालिफाइड हो इंडिया के अंदर, और वो अपनी वेल क्वालिफाइड गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप कनाडा आ रहे हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर स्टार्टिंग के अंदर भाई कुछ लोग ब्रेक हो जाते हैं कि भाई हमने ये तो फाइनेंशियल बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। कैलिबर भी होना चाहिए आपके पास वो करने का, क्योंकि वहां जाके यहाँ रहने वाले लोगों की जो आदत पड़ चुकी है ना कि निकले हैं सुबह तैयार होकर के 10 बजे, घूमे हैं, खाया पिया है और घर आकर के वापस सो गए हैं, लेकिन वहां आपका वर्क लाइफ जो है वो बहुत ही टफ है, जो कि मुझे इसने क्लियर किया वहां जाकर के। जो ये कर रहा था एवरी डे हसल, जॉब ग्रैब करने की और फिर जॉब के बाद उसको अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की, वो चीज मुझे ताने तो घर से भी सुनने को मिलते हैं कि इतनी मेहनत तो इंडिया में ही कर लेता तो भी कुछ बढ़िया कर लेता। ये सब चीजें सुन के मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुकी हूँ यहाँ पे, मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ, अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी जॉब में सेटल्ड हूँ, तो मैं फिर से वो लाइफ क्यों वहां पे जाके 0 से स्टार्ट करूं, फिर से हसल करूं। स्क्रैच से स्टार्ट करना इज रियली डिफिकल्ट, और मैं तब तक सेटल हो चुकी थी। और अब अगर आप मेरी बात करोगे कि मेरी जो बैचलर्स है वो भी सेम है, मेरा बैकग्राउंड सारा सेम है, बट
मैं क्यों कनाडा आया, तो उसके बहुत सारे अलग रीजंस हैं। उस पे अपने नेक्स्ट जो सारी वीडियो है ना वो ट्रूली उसी पे डेडिकेटेड है कि व्हाई आई चोज कनाडा, क्योंकि मैं कोई वेल सेटल्ड नहीं था, मैं नया नया ग्रेजुएशन करके निकला था। सो नाउ अपने उसी बात पे आते हैं कि व्हाई शी सेड नो टू कनाडा। अब पता है क्या कि अगर आपको कनाडा आना भी है ना तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। हमारी सोसाइटी के अंदर ना लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टडी वीजा लगा के आप कनाडा जा सकते हो, भाई उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया था ना, तब भी मेरे को पता था कि हम यहाँ से बैठ के भी अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं, बट वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये चीजें बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता था उस टाइम पे। एग्जैक्टली, इसने मुझे वहां सब क्लियर किया कि यही एक ऑप्शन नहीं है, स्टडी वीजा ही एक ऑप्शन नहीं है, तेरे को अभी रुकना चाहिए, हम और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। तो फिर हम एक डिसीजन पे आए म्यूचुअली, फैमिली के साथ भी और इसके साथ भी डिस्कस किया, मैंने मेरी फैमिली के साथ भी डिस्कशन किया। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें यहीं पे इस फाइल को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इतना एजुकेशन लोन लेके वापस से जीरो से स्टार्ट करने की नीड नहीं है। 20-30 लाख रुपए बच भी सकते हैं और पीआर भी मिल सकती है। कैसे? अब ग्रेजुएशन हो रखी है, वर्क एक्सपीरियंस चल रहा है, 3-4 साल का फील्ड में हो चुका है। ये अगर सिर्फ मास्टर्स कर लेती है अपनी वेल सेटल्ड लाइफ के अंदर ही यहाँ पे रह के, तो उसके बाद ये बैठे बैठे यहाँ से पीआर फाइल कर सकती है। तो वही चीज अब अपने आगे मैंने फिर स्टार्ट किया। हमने विड्रॉल प्रोसेस देखा उस टाइम पे। पहले विड्रॉल प्रोसेस में उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया था कि अगर आपका विड्रॉ आप करते हो तो कितना नुकसान होने वाला है। कितने पैसे ठुके थे फिर? ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का नुकसान मुझे हुआ था। और उन्होंने बोला था कि आप रिफ्यूजल ले लो मैडम, रुक जाओ, हो सकता है रिफ्यूजल आ जाए, और नहीं तो अगर क्लियर हो गया तो वो होता है ना पंजाबी फैमिलीज में, एक बार तब वीजा आ गया फिर तो जहाज चढ़ना ही पड़ेगा। तो वही चीज थी। तो मैंने इसको ये समझाया कि तेरा वीजा आ गया ना, फिर तू मन खराब करेगी कि मैं चली जाती कनाडा। तो मैंने इसको ये बोला कि अगर डिसीजन लेना है, पंगा हमने कर लिया। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, उन्हें पता है कि 1-1.5 साल की तैयारी चल रही होती है। बड़ी मुश्किल से बंदा लास्ट स्टेज पे पहुंचता है कि जब वो वीजा का वेट कर रहा होता है। सारा प्रोसेस कर दिया और सिर्फ वेट हो रहा है वीजा का। फाइल डिले हो रही थी, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं तो ये बोलूंगी कि फाइल डिले हो रही थी, एम्बेसी से रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से ज्यादा हो गया था। फिर हमने डिसीजन लिया सबने मिलकर के, फैमिली से बैठ के, कि कोई बात नहीं, 2.5 लाख का जो लॉस है दैट इज बियरेबल, उसको छोड़ते हैं, हम विड्रॉ लेते हैं अपनी फाइल। बट मैं जो अपना एक्सपीरियंस से बता रहा था कि मेरी तो चलो अभी एज है स्ट्रगल करने की, हसल करने की, बट तू मैरिड है, बढ़िया सेटल्ड है, अच्छे से रह रही है, तेरे को नहीं बनता तू आके वापस से जीरो से स्टार्ट करे और वही मेहनत जो तू ऑलरेडी कर चुकी है दिल्ली के अंदर, वो वापस से आके कनाडा में करे। सो उसके बाद फिर वही है कि हमने प्लान बनाया और क्या एमबीए स्टार्ट कर रखी है। फिर मैंने स्टार्ट किया। विड्रॉ लेने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ तो करना है। ऑब्वियसली दिमाग में तो था कि क्या कर सकते हैं, जब फैमिली चली जाएगी, मान लो हैरी वहां है, मेरी और फैमिली में कजन्स और सब जा रहे हैं, मम्मी पापा का ऑलमोस्ट वीजा आया हुआ है अभी, तो बुलाने वाले हैं बहुत जल्द। अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए स्टार्ट किया, अपना एमबीए डाला, वही हेल्थ केयर मैनेजमेंट सेम। तो आई एम इन दैट लीग अब कि मेरा मास्टर्स हो जाएगा एंड देन हम लोग। मैंने इसको बोल रहा कि 777-8 लेनी है तूने अपनी मास्टर्स करने के बाद, और यहाँ से बैठे बैठे ही अपनी पीआर ले सकती है। वो 20-30 लाख रुपए लगाने की कोई नीड नहीं है, और वहां जाके जो घिसाई करने की भी बिल्कुल नीड नहीं है। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी फैमिली का एक कनेक्ट रहेगा। अगर सब लोग वहां होते हैं तो ठीक है, आई कैन गो देयर, मैं जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ, आ सकती हूँ, दैट्स इट। बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों में वो पोटेंशियल होता है कि आप वापस से वही सारी चीजें 2 बार स्ट्रगल करने का। एक ही इसने मुझे ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में तुझे कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलने वाली है, स्टडी करेगी, स्टडी के साथ साथ तुझे टिम हॉर्टन्स पे कॉफी बना के दे रही होगी, तो चाहे यहाँ पे तू स्टेप्स लेके पेशेंट्स देख रही है, वहाँ पे देखो कोई डॉक्टर साहब नहीं बोलने वाला। एग्जैक्टली, बस वही चीज मुझे हिट की कि व्हाइट कॉलर जॉब अगर नहीं मिली इन फ्यूचर में तो मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो अब फिर मैडम से अपने फ्यूचर के प्लान्स भी पूछ लेते हैं कि अगर पीआर आप इधर से ले रहे हो तो आगे के क्या प्लान है जब पीआर आ जाती है फिर? ऑब्वियसली मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर है। देखो, यहाँ मैं अपना सेटल कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ मैं जॉब बहुत अच्छी कर रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्सिंग जॉब है। पीआर लेने के बाद भी मैं जॉब नहीं करने वाली हूँ डेफिनेटली। पीआर मिलते ही हम लोग कुछ बिजनेस आइडियाज पुटअप करेंगे कनाडा में एंड लेट्स सी। करेंगे तो बिजनेस करेंगे, शिफ्ट नहीं लगानी, वरना शिफ्ट तो नहीं लगानी है, मतलब वो कैलिबर तो नहीं है वरना इंडिया में बैठे हैं, वरना यहाँ सेटल है बिल्कुल। तो भाई ये सारा हिसाब किताब था। मैं बड़ी वीडियोस में डिस्कशन करता भी रहता था कि मेरी सिस्टर का मैंने मना करा दिया था। सो अब मैं इंडिया आया था, मैंने सोचा कि ये सारी चीजें भी आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि आज तक बहुत सारे डीएम्स एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी ये नौकरी है, हम वेल सेटल्ड हैं, हमें इंडिया छोड़ के कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया
कि अगर आपको लोन से रिलेटेड कुछ अगर कंफ्यूजन वगैरह है, आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर 3-4 कमेंट भी आ गए तो अपने उसके ऊपर भी फुल फ्लेज वीडियो डाल देंगे। 20 लाख का लोन डिसबर्स हुआ था HDFC क्रेडिला की तरफ से, वो भी बिना कोलेटरल, कोई कोलेटरल की वो सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ठीक है गाइस, फिर होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या मोटिवेशन मिली होगी, आप या फिर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रहा हो कि आप तो छोटे भाई हो घर पे, आपने तो पक्का कनाडा आना ही आना है, बट आपके अगर किसी बड़े भाई के या फैमिली में किसी के कंफ्यूजन चल रहा हो तो उनको आप ये वीडियो भेज देना, शायद उनका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ये वीडियो देखने के बाद आप कनाडा जाना कैंसिल कर दोगे, हो सकता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। चूज करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कॉलेज कौन सा ले रहे हो, आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो, आप जॉब कैसी सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आप सारी लाइफ वहां पे अगर लेबर वर्क करोगे आपका कुछ फ्यूचर नहीं है। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।